नमस्कार, प्रणाम। हम सुशांत हैं और लोकसभा चुनाव की दस्तक हो चुकी है। आचार संहिता लागू है और बिहार में कई सीटों पर पहले चरण में चुनाव भी आगामी 19 अप्रैल को होने हैं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रवक्ता और क्षेत्रीय प्रभारी मनीष पांडे जी। तो मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस वीडियो में आज हम लोग ये चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीतियां हैं, विशेष रूप से कि भारत में तो बात हो रही है कि 400 पार जो एनडीए गठबंधन है, वहीं बिहार में कई सारे घटक दलों को आपने एनडीए में ले रखा है। और यहाँ पर जो आप बिहार की जो 40 लोकसभा सीटें हैं उनको जीतने के लिए क्या आप लोग क्या लेके चल रहे हैं, किस तरह से स्ट्रेटजी बनाई जा रही है? नहीं, देखिए 1990 के बाद बिहार में दो तरह की राजनीति की शुरुआत हुई। एक लालू के समर्थन की और दूसरे लालू के विरोध की। जो लोग लालू का जंगल राज पसंद करते थे वो सारे लोग लालू के यादव के साथ गए। जो लोग जंगल राज का विरोध करते थे वो धीरे धीरे एनडीए के साथ आए। और आप देखेंगे कि आज की तारीख में एनडीए का कुनबा जो है वो सबसे मजबूत और सबसे बड़ा कुनबा है। अकेले भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोकसभा में 303 सीट जीतकर सबसे बड़े घटक के रूप में है। इसका कारण यही है कि देश ने जो एनडीए की धारा थी उसको पसंद किया। और आज आप देखेंगे कि फिर से एक बार एनडीए के अंदर कई दूसरे दल जो है लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हर राज्यों से जुड़े हैं, घटे नहीं है। घटा है कुनबा अगर तो ये जो इंडी गठबंधन था इनका परिवार घटा। जैसे नीतीश जी जो मेन कर्ता धर्ता थे उस इंडी गठबंधन के, वही आ गए एनडीए में। उसका कारण वही था कि वहां पर आपस में नोक झोंक, नेतृत्व की लड़ाई और कई प्रकार के कंफ्यूजन्स थे, जिसके वजह से नीतीश जी ने आखिरकार तय किया कि हमारा पुराना घर ही ठीक है। और उन्होंने कहा भी कि अब मैं कहीं इधर उधर नहीं जाने वाला। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 में भारत विश्व का सबसे विकसित देश बने, सबसे मजबूत सामर्थ्यवान देश हो, इस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी तीसरी पारी इस बार खेलने वाले हैं, जिसका मुख्य नारा है अब की बार 400 पार। 370 सीट अकेले बीजेपी ने अपना लक्ष्य रखा है पूरे देश में लेने का, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद यह एक भरोसा है कि देश की जनता जो है वो 370 सीट निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश भर में देगी और एनडीए जो है वो 400 पार करेगी इस नारा और संकल्प के साथ। जहाँ तक केवल अपने अकेले बिहार की बात है, जो 40 सीट है, उस पर भी पिछली बार 2019 में एनडीए को 39 सीटें आई थी। वो कशक भी जो है वो चांद का एक दाग जिसको कहते हैं, उस दाग को भी इस बार बिहार की जनता जो है वो निश्चित रूप से मिटाएगी। हालांकि वो खूबसूरती है वो दाग चांद का, लेकिन निश्चित रूप से इस बार बिहार की जनता वो 40 की 40 सीट देगी। और जहां तक आपके जमुई का सवाल जी, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, जमुई की जनता न सिर्फ एक सांसद चुनेगी बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ के जो एनडीए के उम्मीदवार है अरुण भारती जी, जिनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप है, उनको एक बार फिर से भारी बहुमत से, रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताकर वह निश्चित रूप से दिल्ली भेजेगी, ताकि जमुई की भी संख्या जो है वो शामिल हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने। बिल्कुल। तो एक तो ये चीज आपने बताया कि ये 40 का जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं, जो पिछली बार एक सीट रह गया था उसको भी इस बार कवर कर लेना है आप लोगों को। और मोदी जी ने बिहार में अपनी चुनावी रैली की शुरुआत भी हमारे जमुई से की। और जमुई जब आए तो उन्होंने कहा कि ये जो अभी का 2 कार्यकाल रहा वो सिर्फ ट्रेलर है, जो तीसरा होगा वो अभी पिक्चर बाकी है। तो एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे मनीष जी कि भारतीय जनता पार्टी का शुरुआत से जो मैनिफेस्टो में रहा, राम मंदिर, धारा 370, सीए रहा, ट्रिपल तलाक रहा, इन सभी को लगभग आपने ऐसे मुद्दों पर काबू कर लिया या इन सभी को आपने अमली जामा पहना दिया? अब क्या रह गया? भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अब किन चीजों पे होगी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने सुशांत जी, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, ये चीज देशवासी अच्छी तरह समझते हैं। मुझे लगता है राम मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक था। बिल्कुल, राम मंदिर हमारी भावना का प्रतीक था। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा और चुनावी मुद्दा नहीं था। जैसे ही हम बहुमत में आए, हमने, अगर वह हमारे लिए मुद्दा होता तो 2024 के चुनाव के पूर्व 2023 में हम उसके ऊपर एक्शन लेते, लेकिन हमने 2019 का प्रचंड बहुमत से 303 सीट जीतने के बाद
राम मंदिर हो या धारा 370 हो, जो हमारे हॉट एजेंडे थे, इस पर हमारे ऊपर राजनीतिक किया जाता था, कहा जाता था कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बिल्कुल ऐसे हमारे ऊपर आरोप लगते थे। लेकिन 2019 का चुनाव हम जैसे ही प्रचंड बहुमत से जीते, दूसरी पार्टियां होती तो वो उसको 2024 के चुनाव में भुनाने के लिए उसका इस्तेमाल 2023 में करती। लेकिन हमने उसको अपने जो हमारी जो भावनाएं थी, हमारा जो संकल्प था, हमारी जो सनातन के प्रति जो एक हमारी निष्ठा थी, उसको पूरा करते हुए हमने वहां पर 5 वर्षों में मंदिर बनाकर मंदिर का उद्घाटन भी कर दिया। अब आप कहते हैं कि आपके जो मुद्दे थे, जो हॉट केक थे, आपने उसको समाप्त कर दिए। बिल्कुल। 2024 के आपके हॉट केक क्या है, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, यही देशवासी का भरोसा है। मुझे वो दिन याद आता है जब नोटबंदी के समय में लोग काफी तकलीफ में रहते थे। जब मीडिया जाती थी, उनसे पूछती थी कि आपको कैसा लग रहा है, तो वो कहते थे कि तकलीफ तो हो रहा है बट मोदी पर हमको भरोसा है। और वही भरोसा जो है 19 में दिखा और 24 में दिखेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया। आज लोग कहते हैं पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा महंगे हो गए, अन्य चीजें बहुत महंगे हो गए। मैं बताऊं, आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी का जो 2029 का विजन है वह इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। आज लोग मुफ्त की व्हीकल चलाएंगे, 1 रुपए का उनको भूल जाएंगे कि पेट्रोल और डीजल की क्या कीमत है, क्योंकि सभी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएंगे। आज सूर्य घर योजना जो प्रधानमंत्री ने जो शुरुआत करी है, देश के सभी घरों में सोलर लैंप, सिर्फ वो अपने घर में मुफ्त बिजली नहीं जलाएंगे बल्कि वह मुफ्त बिजली बेचेंगे भी। अच्छा। ऐसी योजना आ गई है। और उस पर अभी मैं बता दूं, केवल बिहार में 1.5 करोड़ लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, उनके घर का सर्वे हो गया। अच्छा। आप जरा सोचिए कि पिछले अगले 5 वर्षों में स्थिति यह हो जाएगी कि हर घरों के ऊपर सोलर का प्लेट होगा सब्सिडी से, और उनके घर की जो बिजली होगी वह सिर्फ मुफ्ती नहीं होगी बल्कि वह साल में 15,000 रुपए का बिजली वो बेच सकेंगे। ऐसी व्यवस्था हो रही है, आप सोचिए। अच्छा। तो ये सारी जो देखिए, एक बहुत बड़ा परिवर्तन 10 वर्षों में यह आया कि 10 वर्ष पूर्व जो एक मुद्दा हुआ करता था, महंगाई, तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारे मुद्दे हुआ करते थे। 10 साल पहले जो मुद्दे हुआ करते थे, वो सारे मुद्दे आप देखेंगे 10 वर्षों में समाप्त हो गए। आज हमारे विरोधी भी उन मुद्दों को लेकर सामने नहीं आ रहे हैं। अब ये मुद्दे दूसरे तीसरे मुद्दे अपना रहे हैं। तो 50-55 वर्षों से देश के अंदर जो मुद्दे बने हुए थे गरीबी का, आज उस पर कोई चर्चा नहीं करता जी। मुद्दे ही बदल दिया प्रधानमंत्री जी ने। तो देखिए, एक जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से यह देश 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा हुआ है विश्व में, और उन्होंने यह विश्वास भी दिलाया है कि देश को तीसरी अर्थव्यवस्था के प्लेटफॉर्म पर लाकर हम खड़ा करेंगे। पैरेलल विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत होगा। और जब तीसरी अर्थव्यवस्था होगा तो किसी एक व्यक्ति के अमीर होने से थोड़ी भारत तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। बिल्कुल। जब सारे लोग, पूरा देश की आर्थिक स्थिति जब सुधरेगी, जीडीपी का स्थिति अच्छी होगी, तभी जाके देश जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। और मैं सुशांत जी आपसे पूछता हूँ, मैं तो बहुत बचपन से खेती करता आ रहा हूँ, तब मुझे याद है कि जब हम खेतों में खेती किया करते थे तो हर साल धान की खेती में बीघे में लगभग 2 से 2.5 हजार रुपए का हमारा डीजल जल जाता था। पूरी खेती करने में 25-30 हजार रुपए का डीजल जलाना पड़ता था। हर किसान के साथ यही स्थिति थी कि खेतों में, बहियारों में डीजल पंप जरूर आपको दिखते थे, क्योंकि डीजल के भरोसे ही किसान खेती करता था। आज कहीं बहियार में डीजल इंजन दिखता है क्या? नहीं, बिल्कुल। आज जितना किसान जोतता है, जितना बोता है, उतना ही काटता है, क्योंकि बिजली उपलब्ध है। सिंचाई से वह पाइप के माध्यम से फसल मरने नहीं देता, चाहे वर्षा हो या नहीं हो। आज किसानों का पैदावार बढ़ा है। आज हर घर को बिजली पहुंच गई है। आज किसानों को कर्जा माफ नहीं हो रहा जो कांग्रेस वालों ने किया। आज किसानों के खाते में डायरेक्ट 2-2 हजार की 3 किस्तें 6,000 रुपया उसके अंदर पहुंच रहे हैं। जितने भी लाभार्थी हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के रहे हों, चाहे अन्य योजनाओं के, उनके खाते में डायरेक्ट पैसे आ रहे हैं। कोई दलाली नहीं होता। याद कीजिए, 10 साल पहले ब्लॉक में वृद्धा पेंशन लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी, विधवा पेंशन लेने के लिए भीड़ लगी रहती थी, और अगर 400 राशि आता था ना तो 200 कर्मचारी खा जाता था और 250 रुपया दलाल ले लेता था। ये स्थिति बनी पड़ी होती थी। आज चाहे वो किसी जाति का लाभार्थी हो, किसी धर्म का लाभार्थी हो, प्रधानमंत्री ने लाभ योजना देने के पहले यह कभी नहीं देखा कि वह हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है। वह सारी योजनाएं बराबर रूप से सभी लोगों को एक साथ मिला। आज जो लाभार्थी हैं
उनके मन में नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था है। और यही कारण है कि हर चुनाव में 2014 से 19 और आप देखिएगा 19 से 24 में भी हमारी सीटें बढ़ रही है, एनडीए मजबूत हो रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो मोदी है, मोदी संघ बिहार है और अरुण संघ जमुई है। इसलिए निश्चित रूप से मेरा पूरा विश्वास है कि 2024 के चुनाव में एक बार फिर से एनडीए के प्रत्याशी अरुण भारती जी को जमुई की जनता बहुत सारे मतों से जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान जमुई की भी जनता करेगी, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। मनीष जी, चलते चलते एक सवाल, बचपन से आपको एक राजनेता के तौर पर हमने देखा है और बिहार की राजनीति पर बहुत विशेष पकड़ आपकी रही है। एक सवाल की, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में नीतीश जी इधर हैं, विधानसभा में फिर पलटी मार जाएंगे क्या? नहीं, ये तो नीतीश जी से ही सवाल पूछा जा सकता है। ये नीतीश जी का सवाल है, मेरा सवाल है नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ की पराकाष्ठा होती है और पलटने की पराकाष्ठा नीतीश जी भी पार कर चुके हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं लगता है। वैसे भी नीतीश जी अब थक चुके हैं, राजनीति में उनकी उम्र हो चुकी है और अब अंतिम समय में ज़्यादा, जिसको देहात्मी की भाषा में कहते हैं गूं गिंजन, मुझे नहीं लगता है कि वह कोई भी नेता करना पसंद पड़ेगा। और देखिए एक बात सुशांत जी मैं बता दूं, ये तो मैं मजाक में बोल रहा था, एक बात मैं बता दूं कि नीतीश जी का और भारतीय जनता पार्टी का एक नेचुरल अलायंस है। चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है या जीतन राम मांझी है। मैंने कहा कि लालू यादव के विरोध की जो राजनीति, तो लालू विचारधारा को नहीं मानने वाले जो भी समाजवादी रहे, उनका बीजेपी के साथ एक नेचुरल अलायंस रहा है। ये भले कुछ दिनों के लिए किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर चले जाएं, लेकिन ये सच्चाई है कि इनको सेटिस्फैक्शन मिलता तो एनडीए के साथ ही। तो नीतीश जी जब भी एनडीए में रहे तो सम्मान मिला है और नीतीश जी भी खुश रहे बिना प्रेशर के काम। इसलिए आपका जो अंतिम सवाल था उस पर मुझे लगता है, मैं आशावादी हूँ कि नीतीश जी अब शायद नहीं पलटी मारेंगे। तो ये हमारे साथ मनीष पांडे जी थे, ये भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता हैं और साथ ही क्षेत्रीय प्रभारी हैं इधर भागलपुर क्षेत्र के। तो बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। अगर आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके दर्शकों को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पहला दिन है, इसलिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपको भी सभी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और रामनवमी आ रहा है और राम मंदिर में ये पहला रामनवमी भी मनाया जाएगा, तो इसके लिए आपको भी बहुत साधुवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद।